पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम नहले पे दहला में जानेंगे बाबा से 5वें चरण के मतदान के बाद 24 सीटों में कौन किस पर है भारी और 15 सीट पर फंस गया है बरियार पेंच। तो अब सीधे हम बाबा से जानेंगे इसके पीछे की बात। क्या कहना है बाबा आपके इस पे? देखिए वेद, हम लगातार पहले चरण से ही और उससे पहले भी आप देखिएगा कि जब चुनाव की घोषणा हो गई थी उससे पहले से हम लगातार आकलन कर रहे थे। हमारी टीम घूम घूम करके ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ किसकी क्या स्थिति है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 5 चरण में 24 सीटों का पर चुनाव हो चुका है। बाकी की 16 सीटों के लिए अभी भी उहापोह की स्थिति है, मारामारी चल रही है, प्रचार चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि इन 24 सीटों पे जो चुनाव हो गए हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इंडिया गठबंधन और एनडीए ब्लॉक, ये दोनों में कमजोर कड़ी कौन सा है और जो हम आकलन कर रहे थे उनमें किसका स्ट्राइक रेट कैसा है। अगर हम कई मुद्दों पर अगर कसौटियों पे कसते हैं तो हमें नजर आता है, कई चुनाव में हमने देखा है, जैसे हमने देखा कि 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल थी और नीतीश कुमार अलग से चुनाव लड़े थे। एनडीए गठबंधन में कई दल थे जो चुनाव लड़ा था और लोकसभा के चुनाव में 32 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन को, जिसमें 22 सीटें आई थी इसको बीजेपी को। 2019 में परिस्थितियां बदली। 2019 में नीतीश कुमार जो 2014 में अकेले चुनाव लड़े थे, 2015 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए लालू प्रसाद से समझौता किए और इस समझौते के तहत चुनाव लड़े। इस पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतना सब कुछ होने के बाद मात खानी पड़ी, सत्ता से बाहर हुई। और इसके साथ साथ 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें नीतीश कुमार की जदयू, लालू प्रसाद की आरजेडी और कांग्रेस, ये एक साथ चुनाव लड़ी और अच्छा खासा मार्जिन से जीत के आई। लेकिन ये सरकार चल नहीं पाई। 24 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और 2019 की तैयारियां शुरू हो गई। 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ। ये सारी बातें आप जानते हैं। 5वें चरण में जिन 24 सीटों पे चुनाव हो चुका है, अगर इसके बारे में हम अगर कहें और इसको कसौटी पे कसें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अपनी 16 सीटों में से 10 पर राजद से आमने सामने समझौता कहा जाए तो लड़ाई लड़ रही है, जबकि कांग्रेस अपनी 9 में से 5 सीटों पे भाजपा से सामना करेगी। 15 सीटें बिहार की राजनीतिक लड़ाई की दिशा तय करेंगे। ये बात हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं। बिहार में राजनीतिक लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। एक तरफ जहां दावे हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हम 40 में 40 जीतेंगे। हालांकि 2019 में 40 में से 39 सीटें जीतकर एनडीए अपर हैंड में जरूर था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी जो 24 सीटों पर मतदान हो गया है उसमें पहले जब 21 सीट पर मतदान हुआ था, कल ही खत्म हुआ है, तो 21 सीटों में जो 20 सीटें हैं वो एनडीए के पास थी। एक सीट किशनगंज की इंडिया गठबंधन के पास थी। 2024 में के लिए अब जो चुनावी रणनीति है और जो 5 चरण के चुनाव हो गए हैं उसमें जेडीयू 10 सीट पे चुनाव लड़ चुकी है, यानी उसका मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 9, लोक जनशक्ति पार्टी 4, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। तो वहीं अगर दूसरे खेमे की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल 16 सीटों पे अपने 23 में से लड़ चुकी है। कांग्रेस 9 में से 5 सीटों पे, लेफ्ट अपने 5 सीटों में से 2 पे चुनाव लड़ चुका है। वीआईपी अभी 1 सीट पे चुनाव नहीं लड़ा है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी 1 भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ी है। 7वें चरण में उनका चुनाव है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड की घर वापसी हुई है, तो वहीं चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की लोक मोर्चा जो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो इस गठबंधन का हिस्सा है। दूसरी ओर अगर बात करें तो इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा 17, नीतीश कुमार 16 और लोक जनशक्ति 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो 23 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। पहले 26 था, जिसमें से 3 सीट उन्होंने वीआईपी को दे दिया था। कांग्रेस 9 सीट पर, वामपंथी 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला जो सीधे सीधे है, 9 सीटों पर राजद और भाजपा सीधे मुकाबले में है, तो 16 सीटों पर जदयू और राजद में 5 सीटों पर
भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अगर जातीय सर्वे और जातीय सर्वेक्षण की बात करें तो ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद होगा कि हर अपने बयान में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और अब तो खुद मुकेश सहनी भी इस बात को लेकर के कहने लगे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ दोनों जो ब्लॉक हैं, चाहे इंडिया या एनडीए ब्लॉक, लड़ाई ईबीसी उसके बाद आपको ओबीसी वोटरों के बीच है। उसके साथ साथ आपको बता दें उच्च जाति में ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, कायर्स के बीच में क्या समझौता होगा ये देखना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें कि लौकुश समीकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना व्यक्तिगत समूह माना जाता है। तो वहीं दलितों के नेता के रूप में अगर बात करें तो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं। वहीं बाबा एक मेरा प्रश्न था जी, इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार मुस्लिम वोटर्स पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है दोनों तरफ से। जी देखिए, मुस्लिम वोटर पर फोकस आप क्या कीजिएगा? मुस्लिम वोटर को आप जब उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं तो उस पर फोकस करके क्या कीजिएगा? जहाँ एमवाई की पार्टी कहे जाते हैं वहां आप देख रहे होंगे कि किस तरह का स्थिति सामने नजर आ रहा है। एमवाई की एक समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं लालू प्रसाद, और उसी समीकरण में उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वहीं अगर बात करें तो इस पूरे जो सिनेरियो बना है उसमें 32% आबादी का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये पूरा का पूरा जद्दोजहद चल रहा है। इंडिया ब्लॉक में मुसलमानों और यादवों की 32% की हिस्सेदारी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार एक नया समीकरण जोड़ने की कोशिश की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर के भी ईडब्ल्यूएस की बात चल रही है। तो वहीं उपजातियां कितनी हैं ईबीसी में ये भी आपको देखना होगा। आबादी का 33% हिस्सा जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभाता है। ये पूरा सर्वे रिपोर्ट हमने बताया था जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ थे, तब उन्होंने जाति सर्वेक्षण कराया था, उसकी रिपोर्ट जनता के सामने जारी किया था। यह काफी हद तक इंडिया ब्लॉक के जातीय जनगणना के वादे के प्रभाव को कम करता है। हालांकि आपको बता दें 50% की सीमा हटाने का वादा भी किया जा रहा था। इसके साथ साथ आरक्षण बढ़ाने की भी बात की जा रही थी। एक तरफ जहां उच्च और निम्न ओबीसी वर्ग जो है यादवों को छोड़कर देखा जाए तो 71% ओबीसी 2019 में एनडीए के वोटर थे। 56% यादवों ने 2019 में इंडिया ब्लॉक का समर्थन किया था। 2020 में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 10% गैर यादव और ओबीसी वोट अपने पक्ष में करने में सफल हुई थी। ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव भी कोई आसान चुनाव नहीं होगा। बिहार में गैर यादव ओबीसी वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए महागठबंधन तैयारी तो कर रहा है। आपने देखा होगा कि सहनी समाज हो या फिर कुशवाहा समाज हो, उनके तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम यादव का 10% जो वोट है वो कट करके कभी ना कभी आपने जदयू भाजपा वाली गठबंधन के पास चला गया है। इस बार तो उसमें जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग पासवान भी हैं। खास करके एक बात अगर आपको गंभीरता से देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि महिला और युवा वोटरों को आकृष्ट करने में दोनों ही खेमे लगे हुए हैं। हालांकि महिला वोटर जहां एक तरफ नीतीश कुमार, वहीं अब नरेंद्र मोदी के साथ भी खड़ी नजर आ रही है। आप लोग जब फील्ड में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो महिलाओं में खास करके उज्ज्वला योजना को लेकर के और 5 किलो अनाज को लेकर के काफी कुछ बातें कही जा रही थी। तो वहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी इसमें काफी हद तक काम करेगी, क्योंकि स्कूली लड़कियों के लिए साइकिल, शराबबंदी योजना, विभिन्न तरह की योजनाएं जो महिला वोटरों को प्रभावित करती है। 2019 में जहां एनडीए को 46% महिला मतदाताओं का समर्थन मिला था, वहीं महागठबंधन को मात्र 27% का समर्थन मिला था। ये 2000 कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके इसको आगे बढ़ाने की जद्दोजहद दोनों तरफ से चल रहा है। और ये साइलेंट वोटर कहे जाते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये खबर भी किया था कि नीतीश कुमार की ये साइलेंट वोटर हैं जो कभी भी किसी भी परिणाम को बदलने का मादा रखती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महागठबंधन को 18 से 25 और 26 से 35 आयु वर्ग के 47% लोग समर्थन करते हैं। तो जबकि ये रिकॉर्ड की बात हम बता रहे हैं, जबकि एनडीए को क्रमशः 34% और 36% समर्थन मिला है। ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने सीएम रहते हुए जेडीयू आरजेडी द्वारा जो 2.5 से 4 लाख तक नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है, उसका श्रेय भी ले रहे हैं। उसको लेकर के उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है, यानी इस आयु वर्ग के 47% लोग उनके तरफ गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में गठबंधन की राजनीति भी चल रही है और समय समय पर गठबंधन में बदलाव भी होते रहे हैं। 2004 और 2009 में आम चुनाव में रामविलास पासवान की एलजेपी पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील यानी कि
यूपीए का हिस्सा थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2014 में उन्होंने परिस्थिति को भाप करके एनडीए में जाना कबूल किया और 2014-19 का चुनाव लड़े थे एनडीए के साथ। 2020 में विधानसभा के चुनाव में एनडीए से बाहर होना पड़ा था और इसके लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ उनकी कड़ी टक्कर भी हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार काफी कमजोर हुए थे। अगर बात करें 2015 में तो राजद के साथ गठबंधन किया था और राजद से गठबंधन में कई दल उसमें पिछड़ भी गए थे। 10 वर्षों से भाजपा और राजद दोनों के साथ सरकारें चला रहे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और आरएलएम जो तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद वीआईपी भी अपना अस्तित्व लेकर के आई। ये सारे लोगों को मिलाकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो जरूर कही जा रही है कि इन 24 सीटों पर कौन भारी है। तो इसको देखने के लिए आपको इन आंकड़ों को देखना होगा। कहीं ना कहीं इस आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो साफ नजर आती है कि इसमें सबसे कमजोर कड़ी अगर कहीं नजर आ रही है तो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे जनता दल यूनाइटेड और 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस। हालांकि लेफ्ट की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन जो है वो इंडिया ब्लॉक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक भी एनडीए गठबंधन के वोटरों में सेंधमारी कर रहा है। खास करके अगर नरेंद्र मोदी के युवा वोटरों की बात करें तो उसमें सेंधमारी करने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक में कमजोर कड़ी जदयू और कांग्रेस है, जिनका प्रदर्शन काफी लचर रहा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार की क्या स्थिति थी, मात्र 47 सीटों पे 2020 में टिक गए थे, तो वहीं 71 सीट पर चुनाव लड़ने वाले 70 सीट पे चुनाव लड़ने वाले मात्र 19 सीट पर आकर के कांग्रेस ठहर गई थी, जिसके कारण कहा जाता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाते जाते रुक गए थे। अगर देखें इनका स्ट्राइक रेट तो 37%, 27% रहा है, जो सबसे कम था। इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू अपनी 16 सीटों पे 10 पर राजद से सीधा मुकाबला कर रही है, जबकि कांग्रेस अपनी 9 में से 5 सीटों पे भाजपा से मुकाबला कर रही है, यानी कि 5 सीटें कमजोर कड़ी बताई जा रही है। तो वहीं नीतीश कुमार की 10 सीटें भी कमजोर कड़ी बताई जा रही है। ये 15 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में है और इनमें से अब तक जो हो चुका है चुनाव उसमें 10 सीटों पे जदयू और 5 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी है, जो कि कहा जा रहा है कि कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। यानी कि 24 सीटों का अगर देखा जाए आंकड़ा तो इसमें अब तक 50-50 का आंकड़ा ही मान के चला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी इसमें कितना प्रभाव अपना दे पाते हैं और नीतीश कुमार का जो साइलेंट वोटर महिला वोटर है वो कितना काम करती हैं। इसी पर पूरा का पूरा चुनाव टिका हुआ है। हालांकि 5वें चरण के चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ निकल के सामने आता है और नीतीश कुमार को एनडीए में आने के बाद क्या फायदा किसको होता है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। हालांकि पलड़ा जो है अभी बराबर है, पसना किधर झुकता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो जैसा कि भी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने किस तरह से बताया कि अभी जो जातीय समीकरण में जो एनडीए की मतलब जो वोटर्स है उनमें सेंधमारी कर रही है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के वोटर्स को सेंधमारी कर रही है एनडीए गठबंधन। तो अब देखने वाली बात ये है कि इसका परिणाम क्या निकल कर आता है 4 जून को। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।